जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाई पॉलिटिकल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति के संबंध में। ये यूनिट आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलते हैं। इस क्लास में हम लोग बेसिकली नेहरू से लेकर के मोदी तक जितनी भी इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसीज रही हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की, उन सभी को हम लोग इस सिंगल वीडियो में कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर रहेगा और उन फैक्ट्स को सपोर्ट करने वाले जितने भी आपके प्रिंसिपल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। आइए इस क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग पहले बात करते हैं भारत की विदेश नीति के संबंध में कि आखिर विदेश नीति क्या होती है, तो हम समझ पाएंगे कि भारत की विदेश नीति से हमारा क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें कि विदेश नीति क्या है, किसी देश की विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों, नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी राज्य द्वारा चुनी गई स्वहितकारी रणनीतियों का समूह होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि फॉरेन पॉलिसी बेसिकली किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र के अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए जो भी अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनका जो कलेक्टिव फॉर्म है उसे ही हम फॉरेन पॉलिसी के नाम से जानते हैं। फेलिक्स ग्रास ने इसके बारे में कहा कि कई बार किसी राज्य के साथ कोई संबंध न होना या किसी राज्य के बारे में कोई निश्चित नीति न होना भी विदेश नीति कहलाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को लेकर के अपनी एक पॉलिसी को क्रिएट किया है तो ही आप उसे फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत उसे अपना एक स्टडी का फोकस मानेंगे, बल्कि अगर किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश को लेकर के कोई एक फिक्स पॉलिसी नहीं है तो वो भी उसके फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर हम बात करें कि विदेश नीति के कितने एस्पेक्ट हैं, तो दो मुख्य एस्पेक्ट, मुख्य पहलू, मुख्य पक्ष माने जाते हैं। वो क्या है? सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। सकारात्मक या पॉजिटिव कब कहते हैं? जब वह दूसरे राज्यों के साथ व्यवहार का प्रयास करती है, मतलब कि जो नेशन जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करने का जब प्रयास किया जाता है, संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, तो वो उसका सकारात्मक पक्ष है। लेकिन जब किसी स्टेट द्वारा, किसी राज्य द्वारा, किसी देश द्वारा किसी दूसरे देश के साथ इस प्रकार से संबंधों को स्थापित किया जाए कि दूसरे देश के व्यवहार को हम अपने पक्ष में उसको परिवर्तित कर सकें, उसे फोल्ड कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, तो वो हमारा नकारात्मक पक्ष होता है विदेश नीति का। ये दो प्रमुख पक्ष हैं किसी भी देश की विदेश नीति के। अब अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति की, तो क्या इसकी शुरुआत आजादी के बाद से शुरू होती है? तो ऐसा नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। प्रसिद्ध डिप्लोमेट सरदार के.एम. पनिक्कर ने महाभारत के दूत वाक्यम प्रसंग का उल्लेख किया और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों व प्रशासकों ने विदेश नीति को कितना महत्वपूर्ण समझा था, कितना उन्होंने उस पर फोकस किया था। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। इसके अलावा कौटिल्य ने जब अपने प्रसिद्ध बुक अर्थशास्त्र में जो भी उसके रियलिस्ट कॉन्सेप्ट थे, यथार्थवादी निर्देश थे, उनसे भी हमें समझ में आया कि जो भी विदेश नीति से संबंधित कल्पनाएं हैं वे मात्र कोरी कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि भारत में इस नीति को प्राचीन काल से ही परंपरा में लाया जाता था अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए। इसके अलावा मराठों और टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त फ्रांसीसियों से सहायता और समर्थन पाने का प्रयास किया था। अगर हम बात करें नेहरू कालीन भारतीय विदेश नीति की, कि जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को, सो प्रधानमंत्री नेहरू पहले प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के और उनके द्वारा भारतीय विदेश नीति की आधारशिला रखी जाती है। लेकिन आजादी से पहले भी
1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक विदेश विभाग का गठन किया गया था और इसमें नेहरू की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस विभाग में नेहरू के अलावा लोहिया, जेपी और आचार्य नरेंद्र देव भी शामिल थे, लेकिन नेहरू ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनकी विदेश संबंधों को लेकर की रुचि काफी पहले से थी। जब वे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनमें सबसे पहला या कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत या समझौता था वो था पंचशील समझौता। ये भारत और चीन के प्रीमियर झाऊ एन लाई के बीच होता है और इस पर जो साइन है वो 29 अप्रैल 1954 को होता है। ये पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन लॉन कॉविक और नेविल मैक्सवेल के अनुसार पंचशील एक धूर्ततापूर्ण पाखंड था जिसे चीन और भारत द्वारा केवल शीत युद्ध के समय में बाकी राज्यों से अपनी सुरक्षा के लिए इसे पालन किया गया था। इसके बाद नेहरू के कार्यकाल में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है वो है बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन 1955 में अफ्रो एशियाई देशों का एक सम्मेलन होता है और इसे गुट निरपेक्षता की ओर पहला कदम भी माना जाता है और बांडुंग सम्मेलन की सफलता में नेहरू का बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। और ये कौन सा सम्मेलन था? अफ्रो एशियन कंट्रीज का एक सम्मेलन था। अब अगर हम बात करें उसके बाद बेलग्रेड सम्मेलन होता है 1961 में। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम नाम का फुल फॉर्म क्या हुआ? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका पहला शिखर सम्मेलन था जिसमें कुल 25 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें सो गुट निरपेक्ष आंदोलन संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक समन्वय और परामर्श का एक मंच है और इस समूह में साल 2018 तक कुल 120 विकासशील देश शामिल थे। लेकिन जब 1970 के दशक तक तो भारत की भूमिका इसमें काफी प्रत्यक्ष रूप से रहती है, लेकिन 70 के दशक से भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से धीरे धीरे अपने जो कदम है वो वापस खींचने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि 70 के दशक में ही 1974 में भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है और गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्राथमिक उद्देश्य थे जो कि परमाणु निरस्त्रीकरण भी था उससे उसका अलगाव हो जाता है। क्योंकि अब जो भारत है वो परमाणु निरस्त्रीकरण की बात नहीं बल्कि परमाणु संपन्न देशों के लिस्ट में शामिल हो चुका था। इसलिए धीरे धीरे भारत के जो विदेश नीति है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके बाद नेहरू के टाइम में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध थे उनमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जिनकी शुरुआत आजादी के समय से ही हो जाती है और 1947-48 में भारत पाक के बीच पहला युद्ध होता है जो कि कश्मीर पर नियंत्रण के लिए होता है और इसी के अंतर्गत पाकिस्तान ने पीओके पर अपना कब्जा भी कर लिया था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो नेहरू इस मामले को लेकर के जाते हैं, कश्मीर मुद्दे को लेकर के जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के पास और यूनाइटेड नेशंस ने यूएनएससी रिजोल्यूशन 47 के अंतर्गत यूएनएससी रिजोल्यूशन 47 के अंतर्गत एक 5 मेंबर्स कमेटी का फॉर्मेशन किया और अभी तक वो मामला अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पाया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण समझौता था वो था लियाकत और नेहरू के बीच में 1950 में, जिसमें दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित समझौता होता है। इसके बाद नेहरू के काल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आता है बेरूबारी यूनियन केस 1958 में। बेसिकली इसने नेहरू के डिसीजन को नलीफाई कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये मामला क्या था? एक एरिया है आपका बेरूबारी। बेरूबारी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। सो नेहरू ने और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने मिलकर के डिसाइड किया कि आधा हिस्सा पाकिस्तान को और आधा हिस्सा इंडिया के पास रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और कहा कि आर्टिकल 3 के तहत भारत सरकार को भारत की किसी भी भूमि को सौंपने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में
सुप्रीम बाद में पार्लियामेंट ने एक कानून के तहत इस ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसे बाद में निरस्त करवा दिया। बट बेरूबारी यूनियन केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर जो अगला एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है वो है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी जिसका उद्गम स्थल आपके इंडिया से होते हुए जाता है, ये जो जितनी भी नदियां हैं ये सभी हिमाचल से निकलती हैं और होते हुए ये पाकिस्तान में जाती हैं। सो दोनों देशों के बीच में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है और इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी होती है 1960 में, जो कि नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में होती है, जिसमें भारत को 3 नदियों पर अधिकार दिया जाता है, रावी, ब्यास और सतलुज पर, और पाकिस्तान को अधिकार दिया जाता है सिंधु, चीनाब और झेलम पर। और कहा जाता है कि इन तीनों का जो 100% वाटर है ये आपस में ये मतलब कि उन देशों के द्वारा उसको यूज किया जा सकता है। और अगर हम बात करें तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका इसमें निभाई थी। इसके बाद अगर हम भारत चीन संबंधों की बात करें नेहरू के समय में, सो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भारत ने तिब्बत को तिब्बत रीजन ऑफ चाइना कहकर संबोधित किया। और जब भारत ने ऐसा किया, एक तरीके से उसने इस रीजन पर जो कि चीन ने जिस पर कब्जा कर लिया था उसको अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दे दी थी। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बहुत ही बड़ी भूल थी, क्योंकि हमने एक तरीके से चीन के द्वारा जो एक गलत अ, काम किया गया था कि उसने किसी दूसरे देश पर एक तरीके से कब्जा कर लिया, उसको हमने एक सहमति दे दी थी, जिसने चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसको और बढ़ावा दिया। उसके बाद 1959 में तिब्बत के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, वे भारत में आते हैं शरण के लिए, और जिसके बाद भारत ने उन्हें शरण भी दे दी, जिसके फलस्वरूप चीन के जो शासक थे उनको बहुत ही गुस्सा आता है और जिसके वजह से भारत और चीन के संबंधों में तनाव हो जाता है, इनके बीच के संबंध बिगड़ जाते हैं। और फिर चीन कहता है कि हम मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कब हुआ? 1959 में। इसके बाद 1961 में नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर के आते हैं नेहरू के द्वारा, और जिसमें एलएसी के पास नई चौकियों की तैनाती होने लगती है और इस तरीके से भारत अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करता है, जिसके बाद इंडिया और चाइना के बीच टेंशन और बढ़ते हैं और 1962 में साइनो इंडो बॉर्डर वॉर होता है, जिसमें भारत को काफी नुकसान हुआ और अक्साई चीन, तवांग, वांगलोंग पर चीन ने कब्जा कर लिया। इसके जस्ट 2 साल के बाद 1964 में चीन एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है। और यह किस प्रोजेक्ट के तहत होता है? प्रोजेक्ट 596 के तहत लोकनू टेस्ट साइट पर ये परीक्षण किया गया था, और जिसके बाद भारत चीन इस टेस्ट के बाद चीन परमाणु संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके बाद आते हैं, क्योंकि नेहरू की डेथ हो जाती है, उसके बाद आते हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी की विदेश नीति के 2 प्रमुख स्मारक बिंदु रहते हैं, जिसमें सबसे पहला रहता है ताशकंद समझौता 1966 में, जो कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद होता है। और यह समझौता 10 जनवरी 1966 को संपन्न होता है। तो ये बेसिकली एक शांति समझौता था, और यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच होता है। लेकिन प्लेस जो होता है वो भारत और पाकिस्तान में न होकर के ताशकंद में होता है, जो कि वर्तमान के उज्बेकिस्तान में और उस समय के सोवियत संघ में स्थित था। तो ताशकंद समझौता शास्त्री जी की विदेश नीति का एक बहुत ही प्रमुख बिंदु है। दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वो है प्रवासी तमिलों के संबंध में श्रीलंका की प्रधानमंत्री एस भंडार नायके के साथ जो उनका समझौता हुआ था, वो इनकी विदेश नीति के 2 प्रमुख स्मारक बिंदु हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं, और उनके समय के कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जो कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करते हैं वो इस प्रकार हैं। जिनमें सबसे पहला आता है आपका COFEPOSA। क्या है ये? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज 1974। सो बॉर्डर के जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग एक्टिविटीज होती थी उनको रोकने के लिए और जो अवैध विदेशी मुद्रा होते थे उनके लेन देन पर रोक के लिए इस एक्ट को पास किया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा। इसके अलावा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 लाया जाता है कि जो भी शत्रुओं की संपत्ति होती है उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधेयक था। इसके बाद 1983 में आईएमडीटी एक्ट आता है, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स, आईएमडीटी। ये बेसिकली बांग्लादेश से असम में आने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए इस एक्ट को पास किया गया था, लेकिन इसे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसलिए अब इस एक्ट की जो वैलिडिटी है वो अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद मीसा एक्ट आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या है ये? इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लाया जाता है। बेसिकली इसका यूज इमरजेंसी के दौरान लोगों पर अभियोग के लिए किया गया था। इसको साइन किया गया 1971 में, लेकिन जब जनता गवर्नमेंट आती है 1977 में तो उनके द्वारा इसे निरस्त कर दिया जाता है। तो मीसा एक्ट बेसिकली राजद्रोह का एक कानून था जो कि जितने भी इंटरनल डिस्टरबेंस करने वाले जो नेता होते थे उनके खिलाफ किया जाता था। तो इतने महत्वपूर्ण विधेयकों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और मिशन है इंदिरा गांधी के टाइम के, वो भी आपको याद रखने चाहिए, जिनमें सबसे पहला आता है आपका ऑपरेशन लाल डोरा 1983 में। क्या है? लाल डोरा 1983 में। इसमें बेसिकली इंडियन फोर्सेस ने सीक्रेट लैंडिंग की थी मॉरिशस में। फिर जो दूसरा प्रमुख ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। इसके अंतर्गत जनरल भिंडरावाला को पकड़ने के लिए अमृतसर साहिब में सेना का प्रवेश होता है और इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया जाता है। इसके अलावा 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा के नाम से भी जाना जाता है, संपन्न होता है और जिसके बाद भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित हो जाता है। और ये टेस्ट हमने पोखरण राजस्थान में किया था। सो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा। ये 18 मई 1974 को संपन्न हुआ था। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट मिशन है वो है ऑपरेशन मेघदूत। ये सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण के लिए किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा और इसकी डेट है 13 अप्रैल 1984। सो इन प्रोजेक्ट्स की जो डेट है और किस इम्पोर्टेंट इंसिडेंट को लेकर के ये उनसे जुड़ी हुई हैं, इतनी बातें अगर आपको पता है तो ये आपके लिए काफी सफिशियंट है। इसके बाद अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटीज की बात करें जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई हैं और जिनका फॉरेन पॉलिसी पर इम्पैक्ट रहता है, उनमें सबसे पहला आता है आपका दिल्ली एग्रीमेंट। ये 28 अगस्त 1973 को इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में संपन्न होता है। इसके अलावा शिमला एग्रीमेंट होता है 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो वॉर हुआ था उसके बाद संपन्न होता है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शामिल हुए थे, भाग लिया था। तो इसका जो मेन आउटकम था वो क्या था कि जो दिसंबर 1971 की सीज फायर लाइन थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल निश्चित कर दिया गया और ये डिसाइड कर दिया गया कि इसको क्रॉस करके ना इंडियन आर्मी पाकिस्तान में जाएगी और ना पाकिस्तानी आर्मी इंडिया में आएगी। सो एक लाइन ऑफ कंट्रोल को डिसाइड कर दिया गया था इस एग्रीमेंट के तहत। इसके अलावा 75 में इंदिरा शेख अकॉर्ड होता है जो कि कश्मीर के जो लीडर हैं शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच होता है। इसके अलावा सिरिमा गांधी पैक्ट होता है 1974 में, जो कि एस भंडार नायक के जो श्रीलंका की पीएम थी उनके साथ होता है और श्रीलंका में जो प्रवासी हैं तमिल उनको लेकर के इस पैक्ट को किया जाता है। तो इनकी डेट अगर आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा।
फिर इंदिरा गांधी 1977 में जब जनता सरकार आती है तो उसके बाद मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बनते हैं और इसमें विदेश मंत्री के तौर पर बनते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। बट इस एरा में जो मोरारजी देसाई का जो टाइम था उसमें किसी प्रकार की विशेष नीति का अनुसरण नहीं किया गया था। जो अभी तक नीतियां चल रही थी उसी को कंटिन्यू किया गया और इसमें उन्होंने खालिश गुटनिरपेक्षता की बात भले की थी और ये इसलिए किया था कि उनको ये शो करना था कि जो नेहरू और इंदिरा के टाइम पर जो गुटनिरपेक्षता थी वो केवल नाम की थी। बट हम क्या कर रहे हैं, खालिश गुटनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं कि हमारा जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो रियल है, जेन्युइन है। और इसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की भारत यात्रा होती है 1978 में, जिसका बहुत ज्यादा आउटकम नहीं निकलता है। फिर आते हैं आपके नरसिम्हा राव। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे इकोनॉमिक चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सो जब नरसिंह राव आते हैं तो उस समय सोवियत संघ का पतन हो चुका होता है, शीत युद्ध समाप्त हो चुका होता है और पाकिस्तान द्वारा जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसमें हमें काफी वृद्धि देखने को मिलती है और भारत का मुद्रा भंडार रिक्त हो चुका होता है। सो इतनी सारी चुनौतियों के साथ उनको अपनी विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति है उसको वापस से उनको डिजाइन करना पड़ता है। उसी हिसाब से उन्हें निर्णय लेने पड़ते हैं और इन्हीं सभी को मद्देनजर रखते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को लाया गया, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आता है एलपीजी का, जिसके अंतर्गत इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात की जाती है और इंडियन इकोनॉमी जो कि अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी थी उसे ओपन कर दिया जाता है। इसके अलावा नरसिम्हा राव की जो विदेश नीति थी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे फेमस जो पॉलिसी रही वो रही लुक ईस्ट पॉलिसी 1991। तो ये कई बार पूछा जाता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के काल में आती है, तो ये नरसिम्हा राव के काल में आती है लुक ईस्ट पॉलिसी। इसे बेसिकली सोवियत संघ के पतन के बाद भारत के आर्थिक परिदृश्य को सुधारने के लिए और जो साउथ ईस्टर्न देश हैं उनमें जो चीन के बढ़ते हुए प्रभाव है उसको रोकने के लिए लाया गया था। सो लुक ईस्ट पॉलिसी किसके काल में आया? नरसिंह राव के काल में 1991 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद एच डी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उनके समय में विदेश मंत्री बनते हैं आई के गुजराल। आप लोग उनकी फोटो भी देख सकते हैं। और आई के गुजराल एच डी देवगौड़ा के टाइम पर विदेश मंत्री रहते हैं। बाद में वे भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहते हैं जब उनका कार्यकाल अप्रैल 97 टू लेकर के मई 98 तक रहता है। बेसिकली इस काल में भारत ने सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी अक्टूबर 1996 पर हस्ताक्षर करने से, साइन करने से इनकार कर दिया था। और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया? गुजराल के द्वारा, जो कि उस समय विदेश मंत्री थे। और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया, जो कि बहुत ही फेमस है भारत की विदेश नीति के अध्याय में। और गुजराल सिद्धांत बेसिकली इन्होंने अगस्त 1996 में लंदन में अपने एक भाषण में जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कुछ 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात की। वो क्या था कि पड़ोसी देशों से भारत समान व्यवहार की अपेक्षा न करे, भारत एक बड़े भाई की भूमिका निभाए। दूसरा, दक्षिण एशिया के देश अपनी भूमि का प्रयोग किसी दूसरे देश के विरुद्ध न प्रयोग होने दे, जो कि सीधी सीधी चीन के प्रति उन्हें सतर्क करने की चेतावनी थी। तीसरा था कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। चौथा, एक दूसरे की सीमा का सम्मान करना है। और पांचवा, विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना है। तो ये 5 प्रमुख गुजराल डॉक्ट्रिन के सिद्धांत हैं जो कि भारत की विदेश नीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। और अगर हम गुजराल सिद्धांत के प्रयोगों की बात करें तो इसके आने के 3 महीनों के अंदर, मीन्स 96 टू 97 में ही बांग्लादेश के साथ जो वाटर डिस्प्यूट है उसका हल मिल जाता है। इसके अलावा
महाकाली नदी पर हाइडल पावर के लिए नेपाल के साथ एक ट्रीटी भी साइन हो जाती है। इस तरीके से गुजराल सिद्धांत एक बहुत ही इफेक्टिव पॉलिसी के तौर पर सामने आती है। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं उनमें होता है आपका ऑपरेशन शक्ति, जो कि 11 मई 1998 को होती है, जबकि भारत घोषित रूप से एक परमाणु संपन्न देश बन जाता है, जिसमें भारत ने एक फ्यूजन बॉम्ब और 2 फिजन बॉम्ब्स का टेस्ट किया था। इसके बाद जब पूरे दुनिया में भारत की आलोचना शुरू होती है, तब भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी द्वारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया की भारत की जो परमाणु नीति है उसको पेश किया जाता है पूरे दुनिया के सामने, और कहा जाता है कि भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, परमाणु सिद्धांत है, उसके दो प्रमुख भाग हैं। पहला है नो फर्स्ट यूज, NFU, कि भारत कभी भी परमाणु अस्त्र का फर्स्ट यूज, पहला प्रयोग कभी नहीं करेगा। भारत उसका प्रयोग हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए ही करेगा, और इसे फॉर्मली जनवरी 2003 में इस डॉक्ट्रिन को अपनाया जाता है। और जो दूसरा है वो है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। इसका मतलब ये हुआ, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि जो परमाणु अस्त्र हैं वे बेसिकली मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी जरूर है, लेकिन वे एक शांति की गारंटी जरूर देते हैं। इसलिए इन दो पॉलिसीज को न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया का दो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। इसके बाद लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में साइन होता है, जिसके अंतर्गत फरवरी में वाजपेयी जी बस से लाहौर जाते हैं और नवाज शरीफ से मिलते हैं, और बेसिकली इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए एक समझौता होता है, जिसे नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट 1999, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन भी कहा गया। और ऐसा जो पहला नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट था वो 1988 में भी राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच साइन होता है। तो ये बेसिकली सेकेंड नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट था, जिसे लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। सो फर्स्ट हुआ था राजीव एंड भुट्टो के बीच में, और सेकेंड हुआ नवाज शरीफ और वाजपेयी के बीच में। इसके बाद जब वाजपेयी जी लाहौर से वापस आते हैं, तब फिर उसके बाद जुलाई में ही, मतलब कि जून में, पाकिस्तान के द्वारा भारत पर हमला कर दिया जाता है, कारगिल युद्ध छिड़ जाता है, और भारतीय आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन विजय को संचालित किया जाता है, और जुलाई 1999 में भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में पराजित किया। इसके अलावा IBSA की स्थापना 2003 में होती है, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन के तहत, जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की गई थी। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के काल में होता है। इसके अलावा आगरा समिट होती है जुलाई 2001 में, जब परवेज मुशर्रफ भारत में यात्रा करते हैं और भारत के साथ संबंधों को वापस से स्थिर रखने की बात की जाती है। इसके बाद वाजपेयी के बाद आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे हैं। जब मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल को शुरू करते हैं, तो शुरुआत में ही उनकी विदेश नीति पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, खाद्यान्न के लिए तेल कांड के दौरान, जो कि 2005 में होता है, जो कि उनके कार्यकाल के दौरान पहले विदेश मंत्री नटवर सिंह के द्वारा किया जाता है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें रिजाइन भी कर दिया गया, बर्खास्त भी कर दिया गया। तो हुआ क्या था, बेसिकली इराक युद्ध के दौरान खाद्य घोटाले की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पॉल वॉकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति की जांच में पाया गया कि नटवर सिंह इस घोटाले के, इस तेल कांड के जो भुक्तभोगी, जो मुख्य अभियुक्त हैं, उनमें ये भी शामिल है। इसके अलावा मनमोहन सिंह के भारतीय विदेश नीति के काल में जो दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय वो है इंडिया US सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जो कि 2005 में
साइन होता है, जिसके अंतर्गत आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में भारत द्वारा अपने हथियारों को रखा गया और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप द्वारा भारत को परमाणु सामग्री की आपूर्ति का जो सहूलियत है वो प्रदान किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी इन्हीं के काल में होता है, जिसमें इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट की बात होती है और मेकॉन्ग गंगा ऑपरेशन इनिशिएटिव 2005 इसी के अंतर्गत संचालित किया जाता है। इसके अलावा भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2008 में संपन्न होता है, जिसमें 14 अफ्रीकी देशों के नेताओं ने भाग लिया था। इसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी के कालीन भारतीय विदेश नीति में। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, शपथ के साथ ही उन्होंने जब सार्क देशों के अध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, तो इसके साथ ही ये निश्चित हो गया था कि भारतीय विदेश नीति पर उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण छाप रहने वाली है। सो अगर हम नरेंद्र मोदी के समय की अभी प्रेजेंट टाइम की अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई गई इस गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा करके उसकी बात करता है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच में जो सहयोग है उसमें वृद्धि करना है। साथ ही चीन के जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए भी एक कारगर पॉलिसी है। इसके बाद इंडिया ने एक लुक वेस्ट पॉलिसी को भी लाया, जिसका उद्देश्य मध्य एशिया के देशों के साथ बेहतर संवाद को स्थापित करना रहता है। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अपने शपथ के दौरान सार्क देशों के अध्यक्षों को आमंत्रण देना हो, चाहे कोविड के समय पड़ोसियों को वैक्सीन की फैसिलिटी देना हो, इन सभी के माध्यम से भारत ने ये साबित किया कि हम अपने पड़ोसियों को सबसे प्राथमिकता देते हैं और यही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का पार्ट माना जाता है। इसके बाद चौथा है आपका इंडियन ओशन आउटरीच। ये बेसिकली चीन के मैरीटाइम सिल्क रूट प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। फिर एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी का एक पार्ट आता है, वो है फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, फास्ट ट्रैक डिप्लोमेसी। इसे मोदी गवर्नमेंट के द्वारा उनके कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर शुरू किया गया था, जिसके 3 फेजेस थे। पहला था प्रोएक्टिव, तीसरा था स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड था सेंसिटिव। इसके बाद पैरा डिप्लोमेसी की बात आती है। यह एक अनोखी पहल है जिसमें प्रत्येक राज्य द्वारा विभिन्न देशों से व्यक्तिगत संबंध विकसित किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूपी नीदरलैंड के साथ अपना एक अलग से एग्रीमेंट कर सकता है। इसके अलावा बाकी अलग अलग स्टेट्स भी अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने इंडिविजुअल रिलेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये पैरा डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। अब अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के टाइम पे इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप की, तो लेमोआ एग्रीमेंट साइन होता है 2017 में, जो कि भारत और अमेरिकी सेना के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए एक समझौता होता है। इसके अलावा फर्स्ट 2+2 डायलॉग 2018 में साइन होता है, जो कि फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच वार्ता की बात करता है किसी भी दो देशों के। सो 2+2 डायलॉग 2018 में शुरू होता है इंडिया और यूएसए के बीच में। इसके अलावा बीईसीए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट 26 नवंबर 2020 को इंडिया और यूएस के बीच में साइन होता है, जिसमें दोनों देशों की इंटेलिजेंस यूनिट के बीच समझौता होता है और उनके बीच में पार्टनरशिप की बात होती है। इसके बाद अगर हम इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की बात करें तो 2017 का डोकलाम संकट हम सभी को याद है। इसके अलावा 2018 में वुहान समिट होता है, जो कि फर्स्ट इनफॉर्मल समिट थी मोदी और जिनपिंग के बीच, और इसी के अगले साल 2019 में मामल्लपुरम समिट होती है, जो कि सेकंड इनफॉर्मल समिट थी इन दोनों लीडर्स के बीच में। फिर
इसी के अगले साल गलवान घाटी का संघर्ष होता है 2020 में, और 2022 में तवांग घाटी का संघर्ष हम सभी को पता है। अब अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के संबंधों की नरेंद्र मोदी के टाइम पर, सो गुरदासपुर, उधमपुर और पठानकोट बेस पर 2015 में हमला होता है, और इसके अलावा उरी टाउन पर 18 सितंबर 2016 को हमला किया जाता है। 18 सितंबर 2016 को जब पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उरी टाउन पर हमला हुआ, तो उसके जवाब में 29 सितंबर 2016 को उरी सर्जिकल स्ट्राइक संपन्न होता है, जिस पर एक मूवी भी बनी है, आप सभी को पता होगा। फिर हम बात करें अगर पुलवामा हमले की, तो ये 14 फरवरी 2019 को होता है जैश ए मोहम्मद के द्वारा, जिसके बाद भारत ने, इंडिया ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था उसको वापस ले लिया। फिर 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है, हम सभी को पता है। इसके बाद जब वापस से 2019 में मोदी गवर्नमेंट चुन करके आती है, सो जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अंत भी कर दिया जाता है। सो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ये जो डेट है जिस दिन धारा 370 का अंत किया गया, वो कौन सी डेट है, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर 9 नवंबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया जाता है भारत और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के बारे में आपको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में आपको याद रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप की। सो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA सन 2015 में साइन होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और इस एग्रीमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, इसको पास करने के लिए 100वां संवैधानिक संशोधन पास होता है, जिसमें भारत ने 111 इनक्लेव बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव भारत को हस्तांतरित किए। सो इनक्लेव क्या होते हैं? दो भी दो या दो देशों के बीच का जो बॉर्डर है, तो जो उनके बीच का जो सीमा पर लगे हुए जो एरियाज होते हैं, उन्हें हम इनक्लेव कहते हैं। इसमें हुआ क्या कि कुछ जो एरियाज थे वो इंडिया में थे, तो उनको बांग्लादेश को दे दिया गया, और बांग्लादेश के जो कुछ एरियाज थे उनको इंडिया में ले लिया गया, और इस तरीके से जो बॉर्डर डिमार्केशन थी उसको सेटल कर लिया गया। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन हुआ था 1974 में और लागू हुआ था 2015 में। ठीक है। इसके बाद इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो हम्बन टोटा पोर्ट 2017 में श्रीलंका ने चीन को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया, जिसे हम चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। फिर 2022 के श्रीलंका का आर्थिक संकट हम सभी को पता है, जिसके बाद भारत ने अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत $3 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को प्रदान किया था। अब अगर हम इंडिया भूटान रिलेशनशिप की बात करें, सो भारत भूटान संबंधों की शुरुआत बेसिकली 1865 की सिंचुला संधि से होती है, और इसके बाद 1949 में दार्जिलिंग संधि भी भारत और भूटान के बीच में होती है, जब भारत क्या होता है, आजाद हो जाता है। सो इस संधि के द्वारा, दार्जिलिंग संधि के द्वारा दोनों देशों ने एक चिर अस्थायी शांति और फ्रेंडशिप को सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे को आश्वासन दिया। बट इसमें दो मुख्य धाराएं थी, एक थी धारा 2, एक थी धारा 6, और इन दोनों को लेकर के आगे चल करके काफी डिस्प्यूट होता है। तो धारा 2 क्या थी कि भूटान सरकार अपने विदेशी मामलों को भारत सरकार की सलाह से ही संचालित करेगी, और धारा 6 में कहा गया कि भूटान भारत की अनुमति के बिना अन्य देशों से गैर घातक सैन्य उपकरण आयात नहीं कर सकेगा। तो बाद में भूटान के जितने भी लीडर्स थे उनके द्वारा ये हुआ कि इसके द्वारा भारत भूटान पर क्या कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है, उसको स्वतंत्र रूप से अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं करने दे रहा है। जिसके बाद भारत भूटान मैत्री संधि 2007 साइन होती है फरवरी में, और इसने दार्जिलिंग संधि का स्थान लिया, और ये जो धारा 2
और धारा 6 है, इसको इस 2007 की संधि के द्वारा निरस्त कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद 2017 में डोकलाम गतिरोध होता है, जो कि भारत चीन भूटान का जो ट्राई जंक्शन है उस पर एक बहुत ही प्रमुख घटनाक्रम था, बहुत ही मेन इंसिडेंट था। डोकलाम जो ट्राई जंक्शन है ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंडिया के सिलीगुड़ कॉरिडोर के बहुत ही निकट है। इसके अलावा अभी हाल में चीन ने सक्तेंग अभ्यारण्य, साक्टेंग सेंचुरी पर भी दावा किया है, जो भूटान के पूर्व में है, कि ये क्या है, चाइना का पार्ट है। तो इस तरीके से इंडिया भूटान रिलेशनशिप्स बहुत हद तक कॉर्डियल रही हैं। दार्जिलिंग संधि को लेकर के कुछ डिस्प्यूट थे, बट उनको भी बातचीत करके सुलझाया गया। इसके अलावा भूटान से हाइड्रो पावर को लेकर के हम बहुत ज्यादा उस पर क्या है, उससे हम बेनिफिट लेते हैं। और इसके अलावा इंडिया हमेशा भूटान को सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहता है। फिर अगर हम बात करें इंडिया नेपाल रिलेशनशिप की, सो 1950 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन होती है भारत और नेपाल के बीच में। 1996 में महाकाली संधि साइन होती है, जो कि महाकाली नदी से संबंधित विवाद को सुलझाने के लिए होती है। 2015 में ऑपरेशन मैत्री कंडक्ट होता है, जो कि नेपाल में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए $1 बिलियन की राशि भारत सरकार द्वारा दी जाती है। भारत नेपाल सीमा विवाद 2020 की अगर हम बात करें, तो नेपाल ने बेसिकली 2020 में एक नया नक्शा, जो कि आप लोग देख सकते हैं, जारी किया और 3 क्षेत्रों लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी, इनको अपने सीमा में प्रदर्शित किया, जबकि ये किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। और इसके अलावा नेपाल ने बिहार के सुस्ता इलाके को भी अपने सीमा का एक पार्ट दिखा दिया। तो इस पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट इंडिया और नेपाल के बीच में होते हैं, और इस वजह से इनके संबंधों में थोड़े से तनाव हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नरेंद्र मोदी तक के एरा के। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, उनके साथ इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे अफेक्ट करती है, और ये ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से इंडियन फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग अगर इसको देखें, तो सबसे पहला नाम आता है यूरोपियन यूनियन का। सो यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इसकी स्थापना 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंतर्गत होती है। इसके सदस्यों की संख्या थी 27, और इसका हेडक्वार्टर था ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि 2016 में जब ब्रेग्जिट रेफरेंडम होता है और जिसके बाद ब्रिटेन ईयू को छोड़ देता है, उसके बाद से ईयू चाहता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशंस है उसको और अच्छा किया जाए और इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए। इसके अलावा यूके भी अपने एफर्ट्स को डालता है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को और अच्छा करें, अपने ट्रेड को और अच्छा बढ़ाएं। सो ब्रिटेन कब लीव करता है, 2020 में, 31 जनवरी 2020 को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसीलिए इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और ईयू की रिलेशनशिप किस तरीके से रही है। सो ईयू इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। 2007 में इंडिया और ईयू ने अब एक दूसरे के साथ बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर के एक दूसरे से नेगोशिएशन से स्टार्ट किए, जो कि ब्रसेल्स बेल्जियम में संपन्न हुए थे। इसके अलावा जो रिलेशनशिप है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करने की बात की गई, अपग्रेड करने की बात की गई ड्यूरिंग 5th इंडिया ईयू समिट, जो कि 2004 में होती है। फर्स्ट इंडिया ईयू समिट की अगर हम बात करें तो ये सन 2000 में हुई थी। और इंडिया ईयू एजेंडा फॉर एक्शन 2020 की अगर हम बात करें, तो इसमें 13th इंडिया ईयू समिट के अंतर्गत इसको बढ़ावा दिया गया था। तो जब 13 इंडिया ईयू समिट होती है, तो उसमें इंडिया ईयू एजेंडा फॉर एक्शन 2020 की बात की गई थी। और 2021 जनवरी की अगर हम बात करें, तो इंडिया और ईयू दोनों ने मिल करके
फर्स्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग को संपन्न किया है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंडिया ईयू रिलेशनशिप के संबंध में। फिर अगर हम इंडिया और ब्रिक्स के रिलेशनशिप की बात करें तो ब्रिक पहले क्या था? ब्रिक था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना को मिला करके। 2010 में इसकी स्थापना होती है। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है तो ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। 2001 में ये टर्म दिया था जिम ओ'नील ने। 2006 में लीडर्स मिलते हैं और ब्रिक क्या बन जाता है, उसको फॉर्मलाइज करते हैं। 2009 में फर्स्ट समिट होती है। 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है। इसके अलावा 2012 में न्यू दिल्ली फोर्थ ब्रिक्स समिट को होस्ट करती है। 2014 का फोर्टालेजा डिक्लेरेशन होता है जिसके बाद न्यू न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है ब्रिक्स से रिलेटेड। फिर अगर हम बात करें आसियान की, तो आसियान की स्थापना 67 में जकार्ता इंडोनेशिया में होती है। इसका सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया। मूल वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। 10 मेंबर हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये 10 नेशंस हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियान प्लस 3 क्या है? चाइना, साउथ कोरिया और जापान को जब हम लोग मिला देते हैं सो आसियान प्लस 3 बनता है। आसियान प्लस 6 की बात की जाए सो आसियान प्लस 3 तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये +6 हो गया। सो +3 और +6 में क्या हमको डिफरेंस याद रखना है कि इंडिया +6 का एक पार्ट होता है। फिर अगर हम बात करें ईस्ट एशिया समिट की, तो 10 आसियान मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड और यूएसए और रशिया भी शामिल होते हैं। सो एग्जामिनर को जब भी पूछना होगा तो ये पूछेगा कि इंडिया इसमें से किसका पार्ट है? तो इंडिया आसियान +3 का पार्ट नहीं है बट आसियान +6 और ईएएस का पार्ट है। ठीक, अगर हम इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें आसियान के साथ, तो ये हमारे एक फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉर्नर स्टोन के तौर पर उभरी है। लुक ईस्ट पॉलिसी जब नरसिम्हा राव के शासन के दौरान आती है तो हमने इन देशों को तवज्जो देना स्टार्ट किया, जिसने बाद में चल के इंडिया को आसियान के एक सेक्टोरल पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश किया 1992 में। बाद में 96 में इंडिया एक डायलॉग पार्टनर के तौर पर इस्टेब्लिश होता है और 2002 में एक समिट लेवल पार्टनर के तौर पर सामने आता है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एससीओ, संघाई कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 2001 में हुई। एससीओ चार्टर हस्ताक्षर होता है 2002 में और अफेक्टिव होता है 2003 से। इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में। और मेंबर कंट्री कितने हैं? 8 हैं। रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेक, इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों ही इसके सदस्य हैं। ईरान इसका 9वां मेंबर बना था 2023 के समरकंद डिक्लेरेशन के तहत। और भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बनते हैं 2017 के अस्ताना समिट में, जो कि कजाकिस्तान में संपन्न होती है। इसके अलावा एससीओ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद के दौरान इसका शुरुआत होती है। और यह एक आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के विरुद्ध समर्पित एक संस्था है। फिर अगर अगले हम इम्पोर्टेंट संस्था की बात करें, इम्पोर्टेंट काउंसिल की बात करें, तो ये है जीसीसी। जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आप देख सकते हैं ये जितनी 6 कंट्रीज हैं, इराक, सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, ये 6 कंट्रीज मिलकर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का निर्माण करती हैं। इन्हें ही हम खाड़ी के देश भी कहते हैं। इनसे बहुत सारे ये तेल भंडार के लिए बहुत ही फेमस कंट्रीज हैं। सो जीसीसी की स्थापना कब हुई थी? मई 1981 में। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरेबिया में है। और मेंबर्स याद होंगे आपको, यहाँ से याद रखिए, सऊदी, इराक, फिर आता है आपका कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान। तो ये 6 सदस्य हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के और मुख्यालय है आपका सऊदी अरेबिया में। भारत और गल्फ देशों के बीच जो संबंध रहे हैं उनके 2 मुख्य कारण रहे हैं। उनमें सबसे पहला आपका ऑयल एंड गैस है और दूसरा है ट्रेड।
2021 से 2022 तक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल टू इंडिया वाज इराक। इराक क्या था? इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। भारत ने इराक से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल का एक्सपोर्ट किया था, जो कि 9% से बढ़ करके 22% हो चुका है। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और काफी पैसा वे अपने घरों को भी भेजते हैं। तो अगर हम अलग अलग देशों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, सो इंडिया यूएई रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, सो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यूएई बनता है 2021-22 में। कतर की बात करें तो इंडिया कतर स्टार्टअप ब्रिज शुरू किया जाता है, जो कि भारत और कतर के बीच स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके अलावा इंडिया कुवैत रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, सो 2020 में लीगल एंड लेजिस्लेटिव कमिटी ऑफ कुवैत नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया एक ड्राफ्ट, जिसे एक्सपैट कोटा बिल भी कहा जाता है, एक्सपैट्रिएट कोटा बिल, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो भारतीय प्रवासी कुवैत में रह रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन को कभी भी 15% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और अगर उससे ज्यादा बढ़ती है तो वो भारतीयों को कुवैत से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद इंडिया ओमान रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, से एक प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ था इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पीरियड ऑफ 2022 टू 2025 के दौरान के लिए। फिर अगर हम बात करें इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप की, सो यूपीआई और रुपे कार्ड सऊदी में शुरुआत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अक्टूबर 2019 में शुरू की जाती है। 2.6 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इन सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इन द किंगडम। इसका मतलब यह है कि जो सऊदी अरेबिया किंगडम है, उसमें लगभग 2.6 मिलियन इंडियन कम्युनिटी निवास करती है। इसके अलावा हज यात्रा सऊदी में भारतीय मुस्लिम भाइयों द्वारा बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। तो ये सभी इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप को निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इंडिया बहरीन रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो 2019 में इंडिया ने लॉन्च किया USD 4.2 मिलियन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द श्री कृष्णा टेम्पल इन द बहरीन कैपिटल मनामा। सो एक श्री कृष्णा टेम्पल की शुरुआत की जाती है एक मुस्लिम कंट्री बहरीन में। इसके अलावा 2015 में बहरीन ने लॉन्च किया था लिटिल इंडिया इन बहरीन, जो कि इंडियन जो कम्युनिटी बहरीन में रहती है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए लाया जाता है। फिर जो अगला इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके सदस्यों की संख्या है 8। इसे सार्क चार्टर, जो कि ढाका में साइन हुआ था दिसंबर 1985, उसके अंतर्गत इसका निर्माण होता है। इसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल के काठमांडू में है और 9 परमानेंट ऑब्जर्वर्स हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईयू ये सभी मेंबर्स हैं। सार्क की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली वर्ल्ड एरिया के 3% को, वर्ल्ड पॉपुलेशन के 21% और ग्लोबल इकोनॉमी के 3.8% को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें एग्रीमेंट्स की जो कि शार्क के अंतर्गत हुई थी, वो है आपका साप्टा, शाफ्टा, सैटिस एंड सार्क यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि सार्क कंट्री हैं, ठीक है। इनमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, आपका श्रीलंका, ये सारे देश आते हैं। फिर जो अगला इम्पोर्टेंट आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडिया अफ्रीकन यूनियन रिलेशनशिप। अफ्रीकन यूनियन के साथ भारत के क्या संबंध रहे हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। सो बेसिकली इसका जो शुरुआत है वो OAU के नाम से होता है 1963 टू 1999 तक। सीटे डिक्लेरेशन 1999 में पहली बार ये घोषित किया जाता है कि हम AU की स्थापना करेंगे। मतलब कि OAU को बदल करके क्या कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन कर दिया गया 9 जुलाई 2002 में डरबन समिट के दौरान। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया
वो अदिस अबाबा इथियोपिया में बनाया गया। इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 55 कंट्रीज मिलकर के इसके मेंबर्स हैं, जो कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को मिला करके जितने भी देश हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन द्वारा एजेंडा 2063 की बात की गई है, जो कि अफ्रीका को ग्लोबली एक पावर हाउस के तौर पर, एक डेवलप्ड रीजन के तौर पर टारगेट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए की गई है कि हम अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको प्रोग्रेस कराएं, उसका डेवलपमेंट करें। उसके लिए एजेंडा 2063 की बात की गई थी अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। भारत ने कोविड-19 के संकट में अफ्रीकी देशों के साथ रहकर उनको बहुत हेल्प की है। इसके अलावा और भी जैसे उपनिवेशवाद से संबंधित मुद्दे हुए या फिर आतंकवाद से संबंधित मुद्दे हुए, इन पर भी भारत द्वारा अफ्रीकन यूनियन को काफी सहयोग प्रदान किया जाता रहा है। इसके बाद सेकंड आता है आपका सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। ये भी बेसिकली एक अफ्रीकन कम्युनिटी है, लेकिन ये केवल सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट की बात करती है। ये शुरुआत होती है SADCC के नाम से, जो कि 1 अप्रैल 1982 में इसकी शुरुआत होती है, जिसे बाद में बदल करके SADC साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी कर दिया गया 17 अगस्त 1992 को। इसका मुख्यालय गैबोरोने में है और इसके मेंबर्स कितने हैं? 16 कंट्रीज है। इंडिया के शेयर की अगर हम बात करें SADC के ग्लोबल ट्रेड में, तो ये लगभग 2.9 से बढ़ करके 6.4% हो गया है आपका 2017 में। मतलब कि जो भी हमारा ग्लोबल ट्रेड था इस रीजन के साथ, वो 2.9 से बदल करके जस्ट डबल हो चुका है, 6.4%। अब हम बात करें अगर कुछ इम्पोर्टेंट ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की, जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा की जाती हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइजेस कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, और इसके अलावा आप अदर एग्जाम्स देते हैं तो उनमें भी इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए। सो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रा हिंद, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, चाइना के साथ हैंड इन हैंड, फ्रांस के साथ एक्सरसाइज शक्ति, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति, कजाकिस्तान के साथ प्रबल डॉस्टिक, किर्गिस्तान के साथ खंजर, मालदीव के साथ यूकेवरिन, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट, म्यांमार के साथ इम्बेक्स और नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। देखिए, अगर आप इसको 1 से 2 बार चीजों को देखेंगे, याद करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो इसको आप लोग एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। फिर ओमान के साथ अलनागा एक्सरसाइज होती है, रशिया के साथ इंद्र, सेशल्स के साथ लैमिटी है, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, यूके के साथ अजय वॉरियर, यूएसए के साथ युद्धाभ्यास वज्र प्रहार और वियतनाम के साथ विनबैक्स। इसके अलावा मैंने नेवी और एयरफोर्स के साथ भी जितने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। सो अगर हम इस यूनिट की बात करें, तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड है, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपको इस वीडियो की, इस क्लास की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाई पॉलिटिकल से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो भी पिछली क्लासेस रही हैं, इसके अलावा जितनी भी आपके इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस रहते हैं, वो सभी आपको वहां पर मिल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट मिला या और क्या रिस्पॉन्सेस है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।